अब जैसे ये डेल का भाव, ये तो एसएफ था, ये मैंने डेल ले लिया, LAJ081 ये वाले बोर्ड LAJ081 इसमें अगर आप देखोगे, देखो ये वाला जो कॉइल है वो तो बैटरी का कॉइल है ना। ये जो आप देख रहे हो, जितना मैं देख के समझ पा रहा हूँ, यहाँ 1.8 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ क्या बनेगा 1.8 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ भी 1.8 बनेगा VCC इन ऑक्सिलरी, यहाँ जो बनेगा VCC इन ऑक्सिलरी, कब बनेगा आपके पेसिंग पावर बटन ही बनता जाता है। और 1.8 बनेगा या कुछ और बनेगा डिपेंड करता है इसकी आईसी पे, है ना। मतलब इसके आईसी को जैसा वोल्टेज आईडी मिलता है वैसा वोल्टेज बनता है, बात समझ रहे ना, ये ध्यान रखना। मैं अभी इसका आईसी भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर जब आओगे तो ये दो कॉइल आपका कॉमन है, देखो PLZ1 और ये है PLZ2, ये 1.8 CPU कोर, क्या है 1.8 CPU कोर। और ये कॉइल तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है BAC है तो मतलब 5 वोल्ट, इसमें तो स्पष्ट लिखा आ रहा है, कोई अगर मगर वाली बात नहीं, अंदाजा लगाने की बात नहीं, लिखा आ रहा है। इतना हो गया क्लियर। फिर इधर आया और वोल्टेज के ले गया, एक ये दिख रहा है मेरे को AWB 3.3 वोल्ट, है ना। इसके बाद आप इस पे आए, ये आपका रैम कॉइल वोल्टेज, बगल में ही आईसी दिख रही है ना 5616, मतलब G5616, कॉमन आईसी 1.2 वोल्ट, है ना, DDR4 के अकॉर्डिंग 1.2 वोल्ट। और ये देख लो जरा PU2501, ये आपका 2.5 वोल्ट VPP, है ना। तो जितना बड़ा बड़ा वोल्टेज दिखना चाहता है वो तो हमारा दिख गया। अब रही बात DC टू DC की, तो DC टू DC का अंदाजा ऐसे लगेगा, ये बैक किया मैंने, बैक करके इधर आया, ये दो मेरे को मॉसफेट दिख रहे हैं, है ना, ये दो मॉसफेट पे मेरा DC टू DC बनेगा। अब कौन सा बनेगा क्या बनेगा वो मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो आइस लेक है और टाइगर लेक है, उसमें आपका यहाँ से क्या आउटपुट होता है, एक वोल्ट दो वोल्टेज आउटपुट होते हैं ना, 1.05 आउट PCH। तो DC टू DC में इनपुट का काम वही करता है, DC टू DC में इनपुट का काम वही करेगा। अब कौन सा DC, 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाले DC टू DC की बात नहीं कह रहा हूँ, तो 1 वोल्ट वाले प्रोसेसर के जो DC टू DC है ना। पहले क्या था 1 वोल्ट ऑलवेज का कॉन्सेप्ट था, तो वो मेरा 1 वोल्ट ऑलवेज से 1 वोल्ट VCC ST, 1 वोल्ट VCC IO, 1 वोल्ट VCC STG, 1 वोल्ट VCC PLL बनाते थे। अब इस बोर्ड में कहीं 1 वोल्ट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पता है बोला क्या मैंने 1 वोल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपका वो 1 वोल्ट प्रोसेसर खुद जनरेट करेगा, कब जनरेट करेगा, जब प्रोसेसर को, मतलब ये एसओसी है, प्रोसेसर ना बोल के एसओसी कंबाइंड बोलो, जब इसको 1.8 मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 2 वोल्टेज जनरेट कर देता है। तो मेरा जो वो 2 वोल्टेज है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको चार्ट में भी दिखाया है, ये वाला, ये चार्ट में जो मैंने ये लिखा है, इधर गया, ये VCC 1.05 आउटसेट आउट PCH, है ना, ये वोल्टेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1 वोल्ट तो है नहीं, देखो गौर से, जहाँ 1 वोल्ट ऑलवेज है इसका जिक्र है क्या, नहीं है ना। और जहाँ मैंने 1 वोल्ट ऑलवेज नहीं बोला, 10, 11, 12, मतलब आइस लेक, टाइगर लेक, अल्डर लेक में, वहां इसका जिक्र किया है, समझ में आ गया। तो ये प्रोसेसर कौन देगा, ये मतलब ये वोल्टेज कौन देगा, आपका एसओसी से जनरेट होकर के आएगा। तो आपका जो DC टू DC है 1 वोल्ट को लेकर के यही हो जाएगा। ये 2 मॉसफेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ये आपका 19 वोल्ट वाला हो गया AC फेट, RB फेट, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट का DC टू DC, आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट का DC टू DC, इस साइड तो नहीं दिख रहा मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का, एक साइड ये दिख रहा है मेरे को, देखो जरा UZ2। अब ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का है या आपका CPU से रिलेटेड है, तो इतना बड़ा ट्रैक देख के तो लग रहा है मेरे को शायद CPU से ही है। और कोई ना कोई एक वोल्टेज यहाँ पे भी बनेगा UZ4,
है ना। JP1 यहाँ पर भी एक वोल्टेज बनेगा। कौन सा वोल्टेज बनेगा, अब मेरे को डायग्राम लेना पड़ेगा। और ये एक मेरा हो गया। और अब ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का DC टू DC है या प्रोसेसर से रिलेटेड है, तो मैं इसको और ज्यादा आगे पीछे करके देखूंगा। इधर आके देखा 3 वोल्ट 5 वोल्ट के पास एक तो ये था, दूसरा ये था, और यहाँ तो कहीं नहीं है ना, तो पक्की बात है वो मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट का ही DC टू DC है। आप समझ रहे हो ना। तो आपको अगर यहाँ पर इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ये करना चाहिए प्रैक्टिस, समझिए लेटेस्ट जनरेशन में इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह। तो मैं आपको देखो ये दे रहा हूँ, एक ये दे दिया LAJ08P, और आपका किधर गया एक, है ना, कौन सा है मेरा LAJ081P। लिंक दे दे रहा हूँ, अब इसको ज्वाइन कर लेना। मैं आज शाम तक सारे इमेजेस इसमें डाल, है ना। अब उसमें कौन सा जनरेशन है क्या है वो करना आपका काम है। मैं इमेज सारे इसमें आपको डाल दूंगा, समझ गया ना। तो आपको क्या हो गया, सारे इमेजेस भी मिल गए और आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बोर्ड नहीं भी है तो बोर्ड है भाई, फिजिकली में नहीं है बोर्ड, है ना, वर्चुअली तो हमारे सामने दिख ही रहा है ना। डायग्राम लेके हम अगर इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को आधा घंटा का भी समय देंगे ना इस तरह, ये इस तरह आइडेंटिफाई करने का, हमारा बहुत चीज क्लियर होता है, बोर्ड को हम पहचानने लगते हैं। अब देखो अगर हम बोलेंगे ये बोर्ड है, इंतजार करो कब आए आपके पास, कोई गारंटी थोड़ी है 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए। और जब आएगा तो अचानक से आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, भाई कहाँ है 20 वोल्ट, कहाँ है 3 वोल्ट, कहाँ है 5 वोल्ट, है ना। तो जितना फालतू काम करते हो, मान लो गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, क्रिकेट देखते हो, उससे बढ़िया ये खेल लो, इमेज टू इमेज, इमेज एस्केमेटिक खेल लो, है ना। आधा घंटा भी अगर इस तरह आप करो ना, मैं जैसे आपको ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे को तो सारा क्लियर है कहाँ क्या चेक करना है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं आप हूँ, ठीक है ना। अगर मैं हो करके काम करूंगा, मैं हो करके अगर बताऊंगा, फिर तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। भाई सिखाने में क्या चीज होता है, सुबोध कुमार ठाकुर रह के नहीं सिखाता, सामने वाला जैसा है वैसा बन के सिखाता है ना। अगर वैसा नहीं करूंगा तो फिर नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे आपको। फिर तो देखो ज्ञान सबके पास है, लेकिन डिलीवरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। मान लो किसी को 10 चीजें आती है, वो एक्सपर्ट है इस लाइन में, है ना, लेकिन वो अपने ही अहम में रहता है, भैया मैं हूं, मैं हूं, तो वो 10 में से 2 चीज भी आपको नहीं समझा सकता। आप समझ रहे हो, मुझे 10 चीजें नहीं पता, मुझे 6 चीजें ही पता है, लेकिन 6 चीजें मैं डिलीवर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, 6 पॉइंट्स जो देगा वो इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास 10 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो ना, जितना हम समझ सकते हैं, जो समझा सकता है वो मेरे को लेना है। अब बंदा रसियन बोलता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता रसियन, तो भाड़ में जाए तुम्हारी लैंग्वेज, है ना। हमारे लिए तो भैया देसी हिंदी काफी है। आप समझ, तो वही चीज होता है सिखाने में, सीखने में, यही चीज का अंतर होता है। इसीलिए आपको खुद इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है, मैंने आपको तरीका दे रहा हूँ कैसे करनी है, कैसे करनी है। और ये कभी जाया नहीं जाएगा, ये जो मेहनत होती है ना, छोटी छोटी मेहनत होती है ना, ये आपको फ्रूट मिलेगा, इसका इसका फ्रूट मिलता है। अब बंदा यही सब जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, इंतजार करेगा बोर्ड आएगा काम करूंगा, ले भैया 6 महीने बाद बोर्ड आया, हाथ पैर सूख गए, करूं क्या अब इससे। इसीलिए हर तरह की प्रैक्टिस पहले से जरूरी होती है करना, समझ गया ना। क्योंकि देखो कोई अगर मान लो बोर्ड आ गया 12 जनरेशन का, मान लो कोई, मैंने तो पहले कभी काम नहीं किया ना 12 जनरेशन, आपने भी काम नहीं किया, तो दोनों के लिए बराबर हो गया ना। लेकिन अपने पास बेनिफिट्स क्या होगा, एक्सपीरियंस का, आइडेंटिफिकेशन का बेनिफिट होगा, अरे बोर्ड को तो मैं पहचान लूंगा,
तो मैं पहचान लूंगा तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से टेस्टिंग कर पाऊंगा, है ना। आप तो पहले उसको बोर्ड को समझोगे कहाँ मेरे को क्या चेक करना है, तभी आप कर पाओगे। टेस्टिंग तो दूर की बात है, पहले तो ये पता करना कि मैं कहाँ पर क्या चेक करूंगा, है ना। उसी में बंदे उलझ जाते हैं, मोस्टली बंदे इसी में उलझ जाते हैं स्टार्टिंग में, कहाँ पर चेक करूँ। पता 19 वोल्ट चेक करोगे, कहाँ 19 वोल्ट चेक करूँ, 1 वोल्ट ऑक्सिलरी कहाँ चेक करूँ। अधिकतर बंदे इसी में उलझ जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो वही चीज यहाँ पर ध्यान करें। अब इस चीज को अगर मान लीजिए हम वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, किस पे के चेक करें, तो मैं ले लेता हूँ क्या, डायग्राम। तो डायग्राम ये क्या है, LA K081P मैं डायग्राम ले लिया। जैसे मेरे को ये पता करना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 वोल्ट VCC/ST। कोई भी एक लैंग्वेज आप कैच कर लो इसमें से। जैसे मैंने ले लिया VCC/ST CQ, कॉपी कर लिया, खोजने में टाइम लग रहा था, ये पेस्ट किया और आगे बढ़ा। कहाँ से बन के आ रहा है, तो पता चला 1 वोल्ट VCC/ST CPU और 1.05 VCC/ST एक ही है, और इसी के साथ मेरा VCC/ST जी आउट भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे वोल्टेज के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए 1 वोल्ट का हम स्विच बोल के इसको चलते हैं। कहाँ से बन रहा है, बर्थ प्लेस, तो ये मिल गया बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस क्या है, ये देखो आउटपुट यहां से हो रहा है, इनपुट में क्या लिखा है VCC 1.05 आउटपुट, ये कौन दे रहा है, खुद आपका एसओसी जनरेट है ना। UZ12 हमने इमेज पे देखा, UZ12 कहाँ, यहाँ देखा था अभी हमने इमेज पे UZ12 देखा इस पॉइंट पे, यही था ना। एक सेकंड, यही था ना UZ12, बात समझ में आ गया। फिर देखो इसके अलावा इधर आया तो ये भी दिख रहा है मेरे को, UZ13 से मेरा क्या जनरेट हो रहा है, VCC PLL। चेक करना जरूरी है। हाँ यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर एट द रेट है, तो हो सकता है ये ना हो, ये ना हो, तो इसकी जगह क्या यूटिलाइज हुआ, 1.2 वोल्ट DDR। तो कम से कम ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में क्या है आपका रजिस्टर है। क्या पता रजिस्टर यहाँ पे काम ना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, 1.2 वोल्ट VCC PLL। तो 1.2 वोल्ट का क्या हुआ, ये एक तरह से क्या हो जाता है, DC टू DC होता ना ये। मेरी बात समझ आई, ये 1.2 वोल्ट का DC टू DC है। तो कंपनी ने DC टू DC IC ना यूज करके क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो किसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट होता है, किसी में देखोगे तो ये आपका स्विच ही तो है, 1.2 वोल्ट इनपुट में लेता और यहाँ से आउटपुट क्या करता, 1.2 वोल्ट ही आउटपुट करता। तो ये जो UZ13 है बोर्ड पे है क्या, एट द रेट, तो आप इस तरह देखो, मैं गया, मेरे को लग रहा है शायद नहीं है, ये NC होगा। अगर आप नजर मारोगे कहीं आजू बाजू, नहीं है ना, UZ13 गायब है। तो मेरा यहाँ पे तो चेक करना जरूरी है, ये JPC1 और JPC2 कहाँ पे, JPC2 पे, JPC2 पे, मतलब JPC2 पे मेरे को चेक करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेटेस्ट जनरेशन में ना यही सब छोटे छोटे वोल्टेज है जो लोग गौर नहीं करते हैं। और हमेशा एक चीज मैंने बोल दिया, बेसिक्स, है ना। बेसिक्स का मतलब क्या हो गया ना भैया, बोर्ड आता है, ऑन हो रहा है, नो डिस्प्ले है, कम से कम सीमोस क्लियर करके तो देख लो, कम से कम सीमोस क्लियर करके तो देखो। लोग सीमोस क्लियर जनरली नहीं करते, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हाई लेवल पे तो जाना ही नहीं है, प्रोसेसर खराब है तो कौन सा रिपेयरिंग करोगे, कोई रिपेयरिंग नहीं होगी ना। अगर करना भी है प्रोसेसर रिप्लेसमेंट तो वो सीख करके तुरंत सेटअप तो नहीं लगा लोगे, सीख करके सेटअप लगा लोगे क्या, इतना पैसा लगाओगे स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे। कम से कम 3 साल 4 साल काम करोगे, इसके बाद ही सोचोगे ना इस चीज का। तो ये तो हमारे बस का नहीं हुआ ना कि प्रोसेसर में रिप्लेसमेंट करूं, ये मेरे बस का नहीं है ना।
तो मेरे बस का जो है कम से कम वो तो मैं करूं। उसमें आपको इंपॉर्टेंस किस बात का हो जाता है, बेसिक्स का, ये ध्यान रखना। तो अगर बेसिक्स को लेके चलोगे ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होगी कभी। आपको पता चलेगा भैया क्या दिक्कत है तो दिक्कत है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं किस चीज का, नॉलेज का सॉल्यूशन नहीं है क्या, नॉलेज तो है भैया, मेरे पास रिसोर्सेस का सॉल्यूशन नहीं है। तो कम से कम एक तसल्ली दे सकते हो ना, चल प्रोसेसर ही खराब है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी। चलो आयो खराब है, आयो बदल के देखना होगा। चलो ये आईसी खराब है, आईसी बदल के देखना पड़ेगा। तो इससे बंदा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नॉलेज है नहीं और बोर्ड लेके बैठ गए हैं, है ना। जिसको नॉलेज नहीं है यार, वो बोर्ड लेके बैठ गया रिपेयर करने के लिए, है ना, हीट वीट मार के रिपेयर कर देता है। तो वैसा बंदा हमेशा टेंशन में ही जीता है, ये ध्यान रखना, वो हमेशा टेंशन में ही जिएगा। 10 ग्रुप में पूछता रहेगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, है ना। और वही जो बंदा एक बार ट्रैक पे आ गया, जिसको चीजें समझ में आ गई, वो ज्यादा पूछता है नहीं। तो पता है क्या होना है, क्या नहीं होना है, समझिए ना। और जिसको बोर्ड रिपेयर करना नहीं आता, वही हर जगह पूछता फिरेगा। ऐसा नहीं कि सीख के पूछ रहा है। बंदे को 5 साल रिपेयरिंग किए हुआ गया, फिर भी वो पूछ के करते हैं रिपेयरिंग, समझिए ना। मैं कह रहा हूँ चलो शुरू में दिक्कत होता है, स्टार्टिंग में दिक्कत होता है लोगों को, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। लेकिन जो 5 साल से रिपेयरिंग कर रहा है, उसको क्या दिक्कत है भाई, उसको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, उसको तो सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो टेंशन में ही जीता है, समझ गया ना। मैंने देखे हैं, मैं बोलता तू टेंशन में ही रहा भैया, अपना टेंशन मुझे मत दे बस, है ना। तुम्हारी वजह से मैं टेंशन में आ गया तो वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरा तो हमेशा यही उसूल होता है कि तुम्हारी वजह से मैं टेंशन में नहीं आऊंगा, है ना। मेरा क्या है, फ्राइडे तक में अगर 4 बजे 5 बजे तक रिप्लाई दे दिया तो दे दिया, नहीं तो अगला रिप्लाई मंडे को ही मिलना है ना। मेरे को देखो, फ्राइडे नाइट से लेके सैटरडे संडे मैं रिप्लाई नहीं देता टेलीग्राम पे। मैं काय को आपका टेंशन लेकर के जीऊं, फ्राइडे तक ही रिप्लाई देता हूँ लोगों को। 4-5 बजे तक जिसका भी था प्रॉब्लम सॉल्यूशन बता दिया, उसके बाद वेट करो मंडे फिर 4 बजे 5 बजे तक का, मैं रिप्लाई नहीं देने वाला। तो मेरा यही उसूल है, समझिए ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, और आगे देखो। ये रहा यहाँ पर UZ8 VCC STG CPU। UZ8 है क्या, क्या लग रहा है इसके बारे में। UZ8 VCC STG CPU, मैंने कहीं देखा था कि जो VCC ST CPU था, ये जो VCC ST था, ये देखो, इसी से मेरा VCC STG CPU भी है ना। तो दो बातें होंगी, या तो यहीं पे ये रजिस्टर लगा होगा, तो VCC STG CPU VCC ST CPU कॉमन हो गया, या फिर आपको क्या होगा, ये स्विच लगा होगा, है ना। तो आप अपने बोर्ड पे देख लो UZ8 है क्या, है तो फिर ये है तो फिर वो रजिस्टर नहीं है। किसी बोर्ड पे ये नहीं मिलेगा तो किसी बोर्ड पे रजिस्टर नहीं। मतलब एक चीज का ध्यान रखना, ये जितने भी स्विच है ना, जितने भी मैंने आपको छोटी छोटी सप्लाइयां बताई, कम से कम 2 तो रहता ही है स्विच, कम से कम 2 स्विच रहेगा। बाकी में बेशक शॉर्टकट मार ले, 2 तो रहेगा। वो कौन सा 2 है वो पता कर लेना। VCC ST तो हमेशा रहता है, 1 वोल्ट VCC ST हमेशा रहता है, बाकी का कोई गारंटी नहीं रहता, है ना। वो हमें डायग्राम से कंफर्म कर लेना होता है, डायग्राम बोर्ड व्यू टेस्टिंग करके कंफर्म कर लेना होता है, समझ गए ना। तो कुल मिला के देखो, सारे के सारे हमारे निकल के आ गए। और यहाँ पर एक और स्विच है UZ4, क्या है, 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट PCX। मैंने जिक्र किया इसका, कहाँ जिक्र किया, यहाँ पर 3.3 वोल्ट PCH की बात बताई थी, लेकिन मैंने स्टार मार्क लगा दिया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वांटा के बोर्ड में नहीं होता, विस्ट्रॉन के बोर्ड में नहीं होता, लेकिन कॉम्पेल के बोर्ड में ये वाला सप्लाई होता है, चाहे सेकंड थर्ड जनरेशन ले लो, चाहे लेटेस्ट जनरेशन ले लो, है ना। 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट PCH UZ4, है ना।
तो ये VCC-ST वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं, आपके ध्यान रखना। 6 जनरेशन से लेकर के 12 जनरेशन तक का कॉन्सेप्ट है VCC-ST। VCC-ST, VCC-IO याद रखना, VCC-ST, VCC-IO, VCC-STG, VCC-PLL, ये सब छोटे छोटे वोल्टेज होते हैं। अगर इनमें से कोई वोल्टेज नहीं बनेगा तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है बोर्ड ऑन ना हो, ट्रिप मार जाए, या फिर कोर वोल्टेज नहीं बनता। हमने कोर वोल्टेज का केस एक सॉल्व किया था, उसमें VCC-IO वोल्टेज नहीं बन रहा था, है ना। VCC-IO वोल्टेज नहीं बन रहा था, इसलिए उस बोर्ड पे कोर वोल्टेज नहीं बन रहा था। कोर वोल्टेज के आईसी में कोई दिक्कत नहीं थी। VCC-IO वोल्टेज जैसे ही बना दिया वैसे ही कोर वोल्टेज बन गया, समझ गया ना। इसीलिए कोर वोल्टेज बनने का पहला रूल मैंने पहले बता दिया, प्रीवियस वोल्टेज, छोटा से छोटा वोल्टेज, है ना, चेक कर लो। कोर वोल्टेज में ज्यादातर लोग फंसते इसीलिए है ना कि पीछे का नहीं देखते, वो सीधा काम करना शुरू कर देते कहाँ पे? कोर आईसी पे, और वहीं पे काम गड़बड़ हो जाता है। दिक्कत है नहीं कोर आईसी में, कोर आईसी बदल बदल के देखेंगे, है ना, जबकि कोर आईसी में दिक्कत नहीं रहता, है ना। हमारे पास काफी सारे कोर वोल्टेज वाले केस सॉल्व हुए हैं, है ना। कोर आईसी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, है ना। ज्यादातर जो केसेस मिले हैं ना, या तो पीछे की कोई ना कोई सप्लाई मिसिंग मिली है ना, क्रिस्टल का फॉल्ट मिला है, CPU ड्राइव मिला है। बात समझ ना, कोर आईसी बदलने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ी है, समझ गया ना। ये ध्यान में रखना, ज्यादातर फॉल्ट पीछे की मिले हैं, कोर आईसी पे तो काम ही नहीं करते, सबसे पहले बैक जाते हैं। कई बार बायोस का फॉल्ट मिला है, समझ गया ना। मतलब जो भी फॉल्ट मिला है ना, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पीछे का मिला है ना, या फिर CPU ही खत्म है ना, तो कोर आईसी बदलने पे भी काम नहीं बना। मतलब कह रहा हूं कोर आईसी बदलना पड़े ऐसे बहुत कम केसेस आए, ज्यादातर पीछे ही सॉल्व हो जाते हैं। और इसी कोर का इंपॉर्टेंस को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले यूट्यूब पे, एक नहीं कम से कम देखो तो 5-6 वीडियो डाले हैं। कहीं भी कोर आईसी का जिक्र नहीं किया है कि अगर कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मैंने किसी में कोर आईसी का जिक्र ही नहीं किया है, सब में मैंने पिछली चीजें बताई हैं, दिखा। क्लियर है? तो ये आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, है ना। यहां तक का हमारा हो गया पॉइंट्स क्लियर।